चैप्टर नंबर 3, नेशनल सिंबल्स एंड प्रीएम्बल। एक देश को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंबल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और खास तौर पे यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। देखते हैं कुछ नेशनल सिंबल्स को। तो सबसे पहले तो हमारे देश का नेशनल फ्लैग, जैसा कि आप जानते ही हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर, इज द ट्राई कलर विद द अशोक चक्र इन द सेंटर। और ये जो डिजाइन है, फाइनल डिजाइन, ये फाइनल डिजाइन पिंगाली वेंकैया जी ने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को इसे नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। सबसे पहली फ्लैग हॉइस्टिंग सेरेमनी जो आजाद भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने कलकत्ता में की थी 1906। तब ये ट्राई कलर इस प्रकार से नहीं होता था, दैट वाज अ डिफरेंट फ्लैग ऑल टुगेदर। नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो भारत का नेशनल एम्बलम है लायन कैपिटल ऑफ अशोक। सारनाथ पे जो पिलर है जिसके ऊपर 3 लायंस हमें दिखते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज 4 लायंस, तो और उसे हम अपना नेशनल एम्बलम मानते हैं। सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद में से लिया गया देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, ये हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखवा दिया जाता है। नेशनल एंथम, जैसा कि आप जानते हैं, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नेशनल एंथम 1890s में ही बना दिया गया था। और ये आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 सेशन में पहली बार गाया जाता है। नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ, नील दर्पण जब उन्होंने नॉवल लिखी थी उस वक्त इंडिगो रेबेलियन के टाइम पे, तो उस वक्त कुछ वंदे मातरम किस्म का उन्होंने कंपाइलेशन की थी और 24 जनवरी 1950 को तैयार किया था। इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका अध्ययन करके, जिसको आप पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हो कि यूनिफाइंग फैक्टर्स क्या है। बहुत सारे यूनिफाइंग फैक्टर्स है। प्राइमरी गोल इस चैप्टर का है प्रीएम्बल को पढ़ना। प्रीएम्बल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा संविधान जब स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी पेज है, एक ऐसा पेज जो आपको आइडिया दे देता है कि जितने भी आगे आर्टिकल्स लिखे होंगे, जितने भी आगे पार्ट्स होंगे, उनके पीछे का माइंडसेट क्या था, उनके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, उनके पीछे का आइडियोलॉजी क्या थी। और यही चीज आपको यहां प्रीएम्बल के अंदर क्लियरली नजर आ जाएगी। प्रीएम्बल को एक बार ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हैं। प्रीएम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। तो 5 adjectives लगाता है, sovereign socialist secular democratic republic। all these 5 objectives we have covered in the previous chapter, जहां पे हमने एक एक करके इस objective को समझा था। and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity and promote among them all fraternity। अब यह ध्यान रखना है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी किस प्रकार से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय या जस्टिस होता क्या है। बेसिकली सबसे फंडामेंटल अगर हम इसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें तो न्याय एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे समाज में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, इनकम है, प्रिविलेजेस हैं, बर्डन्स हैं, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। दोबारा सुन लो, जितने भी ऑनर्स, प्रिविलेजेस, वेल्थ, इनकम, रिसोर्सेज इस समाज के अंदर हैं, उनको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, यह प्रणाली को जस्टिस या न्याय कहते हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हो, लेकिन हम इस टेक्निकल उसमें नहीं जाने वाले, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जस्टिस या न्याय सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे हो सकता है, ठीक है। सेम वे लिबर्टी, जब हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है और हमारा प्रेएम्बल 5 प्रकार की आजादी प्रोवाइड करने की बात करता है। थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। सो इट टॉक्स नॉट ओनली अबाउट द लिबर्टी ऑफ बीइंग एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करना, किसी प्रकार का ख्याल या सोच रखना, बिलीफ रखना, फेथ रखना और वर्शिप करना। मतलब यहां पे भी आप सेकुलरिज्म की निशानी देख रहे हो। तीसरा पॉइंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी 2 प्रकार की देता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब कि आप किसी भी समुदाय को क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको एक समान दर्जा मिलेगा समाज में। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के अगेंस्ट आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स को बिलोंग करते हो। इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस।
वहीं दूसरी ओर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कहता है? आपको पता है समाज इक्वल है नहीं, जितना मर्जी कोशिश कर लो, देयर आर नेचुरल इनइक्वालिटीज, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज, सोशल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। जब आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि समाज इक्वल नहीं है, और आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि समाज में एक तबका है जो मार्जिनलाइज हो सकता है, जिनके पास एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज है बाकी लोगों के मुकाबले, जो गरीब हैं, पिछड़ी जात के हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर, या किसी प्रकार से वो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी तो इक्वालिटी है। अब अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है तो आप सेम चीज जो एक वेल पोजिशन्ड व्यक्ति को देते हो, सेम ही चीज एक डिसएडवांटेज व्यक्ति को नहीं दोगे। आप इक्वालिटी के नाम पे यू कैनॉट गिव द सेम बेनिफिट टू ऑल द पीपल बाय टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू एक्चुअल इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट। इसीलिए ये एक्नॉलेज करना, समझना कि समाज में इनइक्वालिटी है सर, समाज इज अनइक्वल। जो बंदा पर्सन विद डिसेबिलिटी है और कोई बंदा जो है बच्चा है हृष्ट पुष्ट अच्छी सेहत का बच्चा है, अब मैंने स्कूल खोल दिया है एक जो इन दोनों से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, और मैं यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूं कि मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक एक स्कूल बना दे रहा हूं। नाउ द पर्सन और द चाइल्ड हु इज हेल्दी, ही सेज कि ओके मैं तो स्कूल चल के चला जाऊंगा, साइकिल पे चला जाऊंगा, जैसे मर्जी चला जाऊंगा। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांग जन के लिए मैंने कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया, मैंने स्कूल खोल दिए हर 1.5 किलोमीटर पे। बट द पॉइंट इज मैं अपनी तरफ से तो इक्वल काम कर रहा हूं ना, हर 1.5 किलोमीटर पे इक्वल डिस्टेंस पे स्कूल खोल रहा हूं, लेकिन मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो इनहेरेंट डिसएडवांटेज है उसको सोच के ये स्कूल नहीं खोला। इसका मतलब मैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूं इस व्यक्ति को, मैं इस दिव्यांग जन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं तब दूंगा जब मैं एक स्पेशल या तो ट्रांसपोर्ट सर्विस यहां से शुरू कराऊंगा इसके लिए, या इसको होम स्कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। That will be equality of opportunity. Now this child will have the same opportunity as the other child to study, and that could lead to anything that the education system targets at. लेकिन आप समझे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, जो हमारे संविधान के अंदर आपको इक्वालिटी के प्रिंसिपल में मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी की भी बात होती है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। बहुत सारे जजेस आजकल इसको अपनी जजमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में एक फीलिंग जो होती थी भाईचारे की, वो काफी हद तक डाइल्यूट होती जा रही है धीरे धीरे, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब प्रियम्बल के अंदर बात की गई थी भाईचारे की, तो वो हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी प्रमोट करने के लिए काम आता था। साथ ही साथ इंडिविजुअल की डिग्निटी, यानी इंडिविजुअल की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो ऐसे देश में पला बड़ा है, 200 साल से ब्रिटिश के रूल के अंडर है, जरूरी हो जाता है उसके लिए कि डिग्निटी को भी वो एक बेसिक प्रिंसिपल बनाए। एंड दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहती है कि फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी अश्योर होनी चाहिए और देश की यूनिटी इंटेग्रिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रियम्बल के अंदर वो डेट लिखी गई है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया गया था, पास किया गया था, दैट इज 26 नवंबर 1949। तो अब प्रियम्बल से आपको यही आइडियाज लग रहे होंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी के, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के, ये प्रिंसिपल्स कहां से आते हैं? अब ये पूरे थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिले। प्रियम्बल बहुत जगहों से इंस्पायर्ड है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनिशियल जो पेज है उसमें बिल ऑफ राइट्स के पहले कुछ एक पंक्तियां लिखी हैं। यूएसएसआर के अंदर जो जस्टिस की बात होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जो पहले रशिया का नाम था यूएसएसआर, तो वहां से हम अडॉप्ट करते हैं। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया अडॉप्ट करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। तो अब ये इंस्पिरेशनल तो है और ये संविधान बनाने वाले भली भांति जानते। तो आपको संविधान से क्या क्या मिल रहा है? संविधान से स्टेट यानी कि हमारी कंट्री किस प्रकार की होगी ये पता लग रहा है। सारी अथॉरिटी कहां से आ रही है? वी द पीपल से आ रही है, तभी हम अपने आप को सॉवरेन कहलाते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस प्राप्त करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी प्राप्त करना। और डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। दैट कंप्लीटली सम्स अप द प्रियम्बल। प्रियम्बल को संविधान का पार्ट इनिशियली नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उच्चतम न्यायालय जो होता है, वो हमारे संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब जो समझ के हमें मतलब समझाता है। अल्टीमेट इंटरप्रेटर संविधान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा संविधान में, इस लिखे लाइन का ये मतलब है, वही मतलब हमें मानना पड़ेगा इस देश के अंदर। तो 1960 से लेकर 1973 तक हम ये मानते थे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, वो बस एक इंडेक्स पेज है। जैसे किताबों के अंदर इंडेक्स पेज होता है ना, तो हम उसे किताब के पेज नंबरिंग में ऐड नहीं करते हैं, वैसा ही कुछ प्रियम्बल होगा, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट खुद अपने बात से पलट जाता है और यह कहता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 1995 में बात दोबारा दोहराई जाती है और यह कहा जाता है कि इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का इंटेग्रल पार्ट है। इसीलिए प्रियम्बल को अगर आपने चेंज करना है, बदलना है, मान लीजिए प्रियम्बल में कुछ शब्द लिखे हैं, यू वांट टू चेंज देम, आपको कुछ उसमें बदलना हो, तो आप कर सकते हो, प्रियम्बल को बदल सकते हो, भली भांति बदल सकते हो। और ऐसा हुआ भी। 42वें अमेंडमेंट से संविधान में आज तक, आज की डेट तक 106 बार बदलाव लाया जा चुका है, चेंज लाया जा चुका है। The 42nd time when this change was brought was in the year 1976। 1976 में ना इसको चेंज कर दिया गया और यह लिखा गया कि 3 शब्द हम ऐड कर रहे हैं जी प्रियम्बल में। प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट शब्द इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेकुलर और थर्ड इज यूनिटी के बाद जो आता है इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द संविधान में ऐड किए गए थे 1976 के अंदर, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। इसका मतलब जो प्रियम्बल 1950 से लेकर 76 तक चलता था, उसमें ना तो सोशलिस्ट लिखा था, ना सेकुलर लिखा था, ना इंटेग्रिटी लिखा था। इसका मतलब भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ करता था। ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर बाद में ऐड हुआ और इंटेग्रिटी भी बाद में ऐड हुआ। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और उस वक्त क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का माहौल था, बहुत सारे बदलाव हुए हमारे संविधान में। वो बदलाव आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में भी हमें आइडिया लगेगा कि कहां कहां पे, किन किन जगहों पे चेंज आए। लेकिन अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ले प्रियम्बल की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट प्रियम्बल, देन वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट कि प्रियम्बल क्या नहीं है। प्रियम्बल हमारे संविधान का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल हमारे संविधान की फिलॉसफी बताता है। प्रियम्बल हमारे संविधान में जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज हैं, उनको हाईलाइट करता है। लेकिन प्रियम्बल किसी ना किसी भी तरीके से एनफोर्सेबल नहीं है अपने आप में। एनफोर्सेबल का मतलब कि मान लीजिए प्रियम्बल के अंदर लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल डू दिस एंड विल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब मान लीजिए कि किसी मामले में 2 गुटों की लड़ाई हो जाती है, 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है, और मैं इस बेसिस पे, इस ग्राउंड्स पे, इस आधार पे कंप्लेंट करने चले जाता हूं कोर्ट को कि ये देखो, ये हमारे देश की फ्रेटर्निटी बिगाड़ रही है, ये प्रियम्बल के अंदर लिखी गई फ्रेटर्निटी या भाईचारे को खराब कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना आर्ग्यूमेंट लेके कोर्ट में चले जाऊं, अदालत में चले जाऊं और कहूं कि ये फ्रेटर्निटी बिगाड़ रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में सस्टेन नहीं करेगा। इसका मतलब अदालत मेरी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल अपने आप में इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रकार से एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। कोर्ट जबरदस्ती नहीं कह सकता है कि सरकार को कि देखो देखो, आपने ये पर्टिकुलर कोई कानून लेके आए या ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर निकाला और उससे देखो देश में फ्रेटर्निटी नहीं रही, तो ये ऑर्डर वापस ले लो। नहीं, जस्ट प्रियम्बल इन इटसेल्फ और अलोन हैज नो लीगल इफेक्ट। उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कोई आधार नहीं है जिसके बेसिस पे उसे एनफोर्स करवाया जा सके अदालत के द्वारा। लेकिन अगर प्रियम्बल को किसी और आर्टिकल के साथ कंबाइन किया जाए, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, 395 से ज्यादा आर्टिकल हैं, अगर किसी एक के साथ भी मैं कंबाइन करके कह दूं कि देखो प्रियम्बल और वो आर्टिकल दोनों खंडित हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो फिर मैं एक आर्गुमेंट कर सकता हूं कोर्ट में और कोर्ट ये कह सकता है कि क्योंकि प्रियम्बल और वो दूसरा आर्टिकल दे आर बीइंग वायलेटेड बाय द पीपल और वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर लॉ, दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट पर्टिकुलर डिसीजन, दैट पर्टिकुलर एक्ट डन इज इनवैलिड। वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रियम्बल में लिखी गई कोई भी बात
लीगली एनफोर्स नहीं कराई जा सकती है, लेकिन किसी और आर्टिकल के साथ कंबाइन करके एनफोर्स कराई जाती है। एक इसका बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता हूं और फिर लेक्चर समाप्त हो जाएगा ये वाला। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पास यह सवाल आता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत सारे, एक भारत के नागरिक के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, जिनमें से एक अधिकार होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो जीने की और स्व आजादी, ठीक है, स्वतंत्रता, यह आपको है। अब क्या प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी इसका एक हिस्सा है या नहीं? क्या आपकी प्राइवेट जानकारी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो पब्लिक में, क्या यह भी एक फंडामेंटल राइट है आपका? सो जवाब आता है हां। और जवाब में बेसिस क्या दिया जाता है? एक तो बेसिस यह दिया जाता है कि राइट टू लाइफ, यानी एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब है कि अपनी मर्जी से जियो, और अपनी मर्जी से जीने का मतलब है कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहते हो, कौन सी नहीं करना चाहते हो, यह आपका खुद का अधिकार होना चाहिए। दैट इज वन थिंग। बट ऑल्सो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है, जिसमें रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मेंशन्ड है, उस डिग्निटी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। यह आपका फंडामेंटल अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई इंटीमेट फोटोज लीक हो जाती हैं, है ना, या सरकार आपसे किसी ऐसे सवाल को पूछ लेता है जो आपको स्कीम का पैसा देने के लिए या फ्री में राशन, आटा, चावल देने के लिए जरूरी नहीं है, तो आपकी डिग्निटी वहां पे अफेक्ट होती है। और जब डिग्निटी अफेक्ट होती है, रिस्पेक्ट अफेक्ट होती है, तो प्रियम्बल को आहत पहुंचता है। अब इसी में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया गया और प्रियम्बल का इस्तेमाल किया गया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि राइट टू प्राइवेसी आपके फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर यह आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डिटेल में।